नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, फैजान मुस्तफा भारत देश की एक जानी मानी हस्ती है। यह एकेडमिक है, लीगल स्कॉलर है, ऑथर है और साथ ही ये नलसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एक्स वाइस चांसलर रह चुके हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी उड़ीसा के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। लीगल फील्ड में यह अपने आप में एक अथॉरिटी है। तो साथियों, फैजान मुस्तफा साहब ने एक वीडियो बनाया है संभल मस्जिद के विवाद के ऊपर और मैं चाहती हूँ कि ये जो उनका वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ये क्या कंट्रोवर्सी है और ये क्यों कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है इसके बारे में पूरा देश जाने और समझे। तो चलो देखते हैं क्या कहते हैं फैजान मुस्तफा साहब अपने इस वीडियो में। मेरे दर्शक बार बार मुझसे कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर और संभल के और अजमेर के विवाद पर वीडियो बना। कई ने कहा कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में मुझे फिक्र है, पर संभल के बारे में मेरी जबान बंद है। साफ कर दूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ने 4 या 5 वीडियोस बनाए हैं। दर्शकों से गुजारिश है कि कम से कम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के आर्काइव में जाकर एक बार देख लिया करें कि उस सब्जेक्ट पर मैं क्या वीडियो बना चुका हूं या नहीं बना चुका। मैं संभल के विवाद पर बोलने से पहले चाहता था कि मेरे पास 1875 और 1877 में जो कार्रवाई मुरादाबाद की कोर्ट में हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आ जाए। उर्दू ट्रांसलेशन उसका मैं पढ़ चुका था, लेकिन मैं चाहता था कि अपने हाथों से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देखूं। आइए पहले एक बात साफ कर दूं, यदि देश को आगे बढ़ना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, देश की जीडीपी आगे बढ़े। आज जो जीडीपी की फिगर आई है वो बहुत चिंताजनक है। देश आगे नहीं बढ़ेगा अगर हम मस्जिदों में भगवान ढूंढेंगे, दिलों में भगवान को ढूंढें। देश के लोग प्रोडक्टिव कामों में लगे। बाबरी मस्जिद का जजमेंट पूरी तरह लॉ पर बेस्ड नहीं था। उस जजमेंट की स्पिरिट को समझें। स्पिरिट में न्याय से ज्यादा शांति बनाए रखने का उद्देश्य नजर आ रहा है। कहा गया कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता क्वेश्चन में नहीं थी। उसकी संवैधानिकता को आपको मालूम है चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपील आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बाबरी मस्जिद के केस में कहा उसका जिक्र करूंगा, लेकिन पहले एक कानूनी बात समझ लीजिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मौखिक ओरल किसी बात के बिना पर जो ऑर्डर में नहीं है, देश का कानून नहीं बदलता। अगर देश की निचली न्यायालय अखबारों में छपी किसी बात के बिना पर कुछ काम कर रही हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो जुडिशियल डिसिप्लिन है, आर्टिकल 141 ने कहा, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया shall be binding on all courts throughout India.
अब ये अजमेर की अदालत हो या चंदोसी की, काशी की हो या मथुरा की, किसी ओरल ऑब्जर्वेशंस के बाउंड नहीं है। बाउंड किस चीज से है? 5 जजेस का यूनानिमस जजमेंट इन द बाबरी मस्जिद केस। और उस केस में क्या बात कही जा रही है? उस केस में बात कही जा रही है कि अदालतों का इस्तेमाल और कानून का इस्तेमाल पुराने ऐतिहासिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि नॉन रेट्रोगेशन इज द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल of which secularism is the core component. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular values. ये मैंने पढ़ दिया आपको पैराग्राफ बाबरी मस्जिद के जजमेंट से। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में साफ तौर से कहा गया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये एक अफर्मेशन है ऑफ सोलोमन ड्यूटी विच was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as a constitutional value. खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि मुगलों के जमाने में अगर कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक नहीं किया जाएगा। पैरा नंबर 997, the court cannot entertain claim that stems from the actions of the Mughal rulers against the Hindu places of worship in a court of law today. For any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer. और कोर्ट ने माना ये सिर्फ मुगल नहीं थे, धार्मिक प्लेसेस का बदला जाना परंपरा थी। हजारों बौद्ध धार्मिक स्थल मंदिरों में बदल दिए गए। Our history is replete with the actions that have been judged to be morally incorrect and even today are liable to trigger vociferous ideological debate. सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ कर दी। आज इन केसेस को ओपन नहीं किया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ की ओरल ऑब्जर्वेशन के 15 अगस्त 1947 का कैरेक्टर देखा जा सकता है। एक तो ऑर्डर में नहीं है वो, और दूसरे जो ऑर्डर है नीचे की अदालतों के सामने, वो तो ये जजमेंट है जिसमें साफ कहा जा रहा है कि मुगल रूलर्स या एंशिएंट रूलर्स के किसी काम को अगर किया गया उसको अब सही नहीं किया जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जा रहा है एसेंशियल बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। इतनी बड़ी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेकुलर स्टेट। इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इंडिया टू द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। जो पेटिशन चंदौसी में दायर हुई, इंटरेस्टिंग पेटिशन है। 6 डिफेंडेंट हैं। 6ठे नंबर पे है जामी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी। 2 पार्टीज हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 2 पार्टीज हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल और सुपरिंटेंडेंट। एक पार्टी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
सबको नोटिस दिया गया, किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट से, किसी के बारे में कहा कि हमारे लॉयर ने सर्व किया। पार्टी नंबर 6 को क्यों नहीं दिया गया? वो रजिस्टर्ड पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम और कल्चर को भेजी गई और एएसआई को भेजी गई 29 जुलाई 2023 को, उसकी कॉपी जामा मस्जिद संभल को क्यों नहीं भेजी गई? सूट की वैल्यूएशन की गई 50 लाख। इतनी कम कीमत, 10वें अवतार जहां आने हैं, उनकी पूजा करने के अधिकार की इतनी कम कीमत। 1400 रुपए की सिर्फ कोर्ट फी दी गई। कम से कम 5000 करोड़ वैल्यूएशन होना चाहिए इस केस का, और फिर 5000 करोड़ पर कोर्ट फी दी जानी चाहिए। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस ट्रांसलेशन की बात हो रही है बाबरनामा के, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि मेरे इतिहास के टीचर महान टीचर्स थे और महान इतिहासकार हैं। मैंने तो फौरन उस ट्रांसलेशन को निकाला जिसको कोट किया गया पैरा नंबर 12 में। कोई हिंदू बेग थे, बाबर के जर्नल का नाम हिंदू बेग, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। बाबर आ रहा है अफगानिस्तान से, राजा है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में बहुत मंदिर हैं, बुद्ध के बामियान बाबर ने क्यों नहीं तोड़ी? इन पागल तालिबानों के लिए क्यों छोड़ दी? उनके तो अपने घर में मंदिर मौजूद थे। जो कोट किया गया है वो बाबरनामे की टेक्स्ट में नहीं है, वो मिसेस एएस बेवरेज जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो ट्रांसलेटर के फुटनोट में है। और फुटनोट में कहा जा रहा है, इट सीम्स ही वॉज ऑर्डर्ड। हिंदू बेग बाबर के हरम की औरतों को, माहिम को, हुमायूं की मां को लेके आ रहे हैं। ये इट सीम्स ही वॉज ऑर्डर्ड, ये फुटनोट है जो ट्रांसलेटर कह रहा है। बाबर ने तो सिर्फ इतना कहा कि उनके सामने हिंदू बेग आए, बस, और कुछ नहीं। पूरी किताब मैंने पढ़ डाली। संभल का जिक्र 3 बार, न मस्जिद का जिक्र न मंदिर का जिक्र। हिंदू बेग का जिक्र 7 बार, न मस्जिद का जिक्र न मंदिर का जिक्र। ये तो ट्रांसलेटर कह रहा है फुटनोट में। बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। 29 जुलाई को एएसआई को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा रहा है पिटीशन। 2 अगस्त 2024 को वहां रिसीव हो रही है। कहा जा रहा है कॉज ऑफ एक्शन 3 अक्टूबर को अराइज किया, केस यहीं पर खत्म। कैसे देख लिया लोअर अदालत ने और सर्वे का ऑर्डर दे दिया, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जो भी केस 15 अगस्त 1947 के बाद फाइल हो रहा है, उसके ऊपर तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लग जा रहा है। साफ तौर से कह दिया गया कि अगर कोई केस पेंडिंग भी है एट द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कोई सूट, कोई अपील, कोई प्रोसीडिंग, एक धार्मिक प्लेस का कैरेक्टर बदलने के लिए, वो अबेट कर जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। और किसी भी कोर्ट को फैसला इस लॉ के तहत करना है
अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा हो कि 15 अगस्त 1947 को वहां पूजा भी हो रही हो, नमाज भी हो रही हो, तो फिर यह किसका है, वो अदालत सुन सकती है। प्लेंट में सेक्शन 18 कोट किया जा रहा है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट का 1959 के, और कहा जा रहा है कि भाई रूल 5 के तहत सूरज उगने से सूरज छुपने तक एक्सेस दी जाए घूमने फिरने की। यह नहीं कहा जा रहा है कि पूजा करने की इजाजत दी जाए। सवाल यह है कि जब इस केस में ऑलरेडी पहले भी कहा जा रहा है, प्लेंट में भी लिखा है कि 1877 में कार्रवाई हो चुकी है, कहा जा रहा है उसमें फोर्जरी की गई थी। चंदोसी की अदालत को पहले उस रिकॉर्ड को देखना था सर्वे का ऑर्डर करने से पहले, क्योंकि चंदोसी की अदालत रेस जुडिकेटा से भी बंधी है। क्या है रेस जुडिकेटा? अगर कोई डिस्प्यूट पहले तय हो चुका है तो उसको दोबारा रीओपन नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद में भी यह मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, वो डिस्प्यूट और वो 3 केसेस 19वीं शताब्दी के, वो तो राम चबूतरे के बारे में थे, और अब जो केस है ये पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में है। क्षमा कीजिए, यहां ये केस पूरे मामले में है। वो जो एक डिस्टिंक्शन इंटीरियर कोर्ट यार्ड और चबूतरे के बीच बाबरी मस्जिद में किया गया रेस जुडिकेटा से बचने के लिए, वो गुंजाइश यहां मौजूद नहीं नजर आ रही। 1877 का मामला है। एक कोई मोहम्मद अफजल यार हैं, वो अदालत जा रहे हैं। किसके विरुद्ध? छेदा सिंह के विरुद्ध। कहीं पे छेदा सिंह को पुजारी बताया गया, कहीं गाइड बताया गया, ब्राह्मण कहा जा रहा है, शायद ब्राह्मण भी सिंह होते हैं। 1875 के दिसंबर में ये डिस्प्यूट पहले उठाया गया छेदा सिंह की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि हिंदुओं को इस जामा मस्जिद में जाने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद ये गए हैं मोहम्मद अफजल यार अदालत के पास ये तय कराने के लिए कि डिक्लेयर किया जाए कि ये एक मस्जिद है। अदालत ने सारे फैक्ट्स लिख दिए। इसमें भी ये बात आ गई कि बाबर बादशाह के जमाने में ये बनी, लेकिन मैंने बताया कि पूरा बाबरनामा देख डाला, कहीं ये नहीं लिखा है कि बाबर ने ऑर्डर दिया। जिस वक्त हिंदू बेग बाबर से मिल रहे हैं आगरा में, बाबर को कहना चाहिए था, हाँ भाई वो मैंने कहा था आपसे कि हरी हरी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ, तुमने बनाई, और अगर बना दी तो वो कहते बहुत अच्छा काम किया तुमने। कोई जिक्र नहीं। वैसे कोई धर्म ये नहीं कहेगा कि दूसरे धर्म को तोड़ा जाए या दूसरे धर्म को कन्वर्ट किया जाए या किसी मंदिर में नमाज पढ़ी जाए और उसे मस्जिद बनाया जाए। फिर लिख दिया इस जजमेंट में कि रुस्तम खान बेग ने रिपेयर कराई। ये मुरादाबाद के फाउंडर हैं। 1067 हिजरी में। फिर रिपेयर कराई अली कोतवाल ने 1261 में, और फिर कहा कि लास्ट रिपेयर हुई है 34 इयर्स एगो। 1875 की बात हो रही है, यानी आ जाइए कहीं 1840 वगैरह में ये रिपेयर हुई है।
कहा मॉस्क की मेंटेनेंस से रिलेटेड सरकारी फरमान दीवारों पे लगे हुए। इशू मुरादाबाद की अदालत तय कर चुकी है, पहले देख लें इशू बनाया क्या था। इशू था, इज द बिल्डिंग इन क्वेश्चन अ हिंदू टेंपल और अ मोहम्मदन मॉस्क। कैरेक्टर ऑफ द मॉस्क पर अब किसी अदालत को देखने की जरूरत नहीं है, ये तो तय हो चुका है। अगर ओरल ऑब्जर्वेशन भी मानी थी जस्टिस चंद्रचूड़ की, जो ऑर्डर में नहीं है, उससे भी कवर्ड नहीं हो रहा मामला। और दूसरा इशू बनाया कि क्या प्लेंटिफ 12 साल से इसके कब्जे में है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के इसका इस्तेमाल कर रहा है वर्शिप के लिए। और फिर यह भी इशू बनाया कि क्या हिंदू डिफेंडेंट्स ने कोई यहां पर वर्शिप की है पिछले 12 सालों में। यानी जितने इशू आप इमेजिन कर सकते थे वो सब के सब उसमें आ गए। फिर जज ने कहा मैं खुद गया, सर्वे कमिश्नर कैसे बने, कौन बने। अक्सर ये हो सकता है कि सर्वे कमिश्नर ही बायस्ड हो, और जहां दूसरी पार्टी सामने मौजूद नहीं थी उसमें सर्वे कमिश्नर बने, तो उसकी इंडिपेंडेंस पे तो कितने प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। लेकिन यहां जज जो फैसला कर रहा है वो खुद कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द सूट आई माई सेल्फ विजिटेड द स्पॉट एंड एग्जामिन द बिल्डिंग ऑन ऑल साइड्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज। दोनों पार्टीज ने ये कहा हाँ चलो देखो। कहा उसने इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि ये एक मॉस्क है। सवाल तो ये है कि क्या ये 12 साल से मॉस्क है। एविडेंस सामने आई चंदोसी की उस अदालत ने जिसने सर्वे की इजाजत दी, कोई एविडेंस उनके सामने नहीं थी सिवाय प्लेंट के। जज ने कहा एविडेंस इज वास्टली ऑन द साइड ऑफ प्लेंटिफ। 12 साल छोड़िए, 100 साल से ज्यादा से ये मस्जिद की तरह इस्तेमाल हो रही है। कहा उसने कि एविडेंस इज ओवरवेलमिंग ऑन इशू 1 कि ये एक मस्जिद है। फिर उसने कहा कोई एविडेंस नहीं है कि इसका जॉइंट इस्तेमाल हो रहा था, कि हिंदू भी वहां पूजा कर रहे थे, मुसलमान भी वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। और कहा ऐसी कोई बिल्डिंग हो भी नहीं सकती कि जहां दोनों लोग एक साथ पूजा करें। मेरा दिल तो यह चाहेगा कि जो झगड़े की जगहें हैं वहां अगर कोई ऐसा एक रूम बन जाए जिसमें एक्सेस हो दूसरे धर्म के आने वालों के लिए भी, और वो अगर वहां अपनी नमाज पढ़ें या पूजा करें या प्रेयर करें, साइलेंट प्रेयर कर लें, झगड़े खत्म हो जाएं देश में, तो बड़ा अच्छा होगा। चौथी चीज ये कही एविडेंस के बारे में कि कोई एविडेंस नहीं है कि इसकी दीवारों पर कोई रिसेंट टाइम्स में कोई चेंज किया गया, कोई इंस्क्रिप्शन वहां डाल दी गई हो। जैसे कहा जा रहा है कि इंस्क्रिप्शन की फोर्जरी हुई, उसमें बाबर के नाम को गलत बताया जा रहा है। अरे ये पर्शियन में जब बादशाहों का जिक्र होता था तो अलकाब का इस्तेमाल किया जाता था। नाम तो उसमें सिर्फ मोहम्मद बाबर ही है, बाकी तो टाइटल्स उनको खुश करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए। जैसे आज भी हम राजनेताओं की चमचागिरी में तरह तरह के टाइटल बोलते हैं। अगर मुसलमानों की महफिलों में जाएं तो उनके मौलानाओं के लिए तरह तरह के टाइटल होते हैं। चौथी बात कही कि एविडेंस फॉर प्लेंटिफ इज क्लियर, ट्रस्टवर्दी एंड बियॉन्ड डाउट। सिविल मामलात में तो आपको मालूम है सिर्फ प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस चाहिए, अगर जरा सा भी तराजू झुका तो आप केस जीत गए। लेकिन यहां एविडेंस क्रिमिनल लॉ की तरह थी, बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट।
रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव कर दिया और कहा कि ये कॉन्स्टेंटली और ओपनली यूज कर रहे हैं इसे एज अ मॉस्क। परिक्रमा की बात कही गई थी, कहा एविडेंस ऑन परिक्रमा इज कंट्राडिक्टरी, वेग एंड अनट्रस्टवर्दी। जो विटनेसेस आए थे इस क्लेम के लिए कि ये एक टेंपल है, लिखा के बड़े बड़े लोग थे, राजा शिवराज सिंह ऑफ करहीपुर, लाला लक्ष्मी नारायण ऑफ बरेली, गंगा प्रसाद डिप्टी कलेक्टर ऑफ मुजफ्फरपुर। कहा उनमें से किसी ने भी छेदी सिंह की बात को पूरी तरह कोरोबोरेट नहीं किया। कोई भी परिक्रमा की सही डिटेल नहीं दे पाया, कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं गया पूजा करने के लिए, कोई भी मस्जिद के इंटीरियर सही से बता नहीं पाया, कोई गवाह नहीं है जो कहता कि 12 साल में यहां पूजा हुई। कहा देयर इज नथिंग टू शो दैट बिल्डिंग वाज एवर यूज्ड बाय द हिंदूज फॉर प्रेयर। कहा प्लेंटिफ की एविडेंस अफजल यार की स्ट्रांग है, डिफेंडेंट की एविडेंस छेदी सिंह की वीक है। आखिरी दिन कोई एक आध विटनेस आया भी, लेकिन वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया। क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेसेस गिर गए। कोर्ट ने लिखा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेसेस ब्रोक डाउन ऑलमोस्ट इनवेरिएबली। बाबरी मस्जिद के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर फैसला कर दिया। फर्स्ट अपील हाई कोर्ट में होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में हुई। यहां तो आप देखिए पूरा एविडेंस एग्जामिन हुई है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इशू नंबर 1 पे भी डिफेंडेंट हारते हैं और इशू नंबर 2 पे, यानी एक्सक्लूसिव पोजेशन था प्लेंटिफ अफजल यार का, उन्होंने कहा अफजल यार जीतते हैं। कोई मामला जो है यहां पर एडवर्स पोजेशन का नहीं है। कोई ये भी मामला नहीं है कि परमिशन से उसका इस्तेमाल किया जाए। देखिए बाबरी मस्जिद का, राम चबूतरे पर परमिशन दी थी बाबरी मस्जिद के मैनेजमेंट ने, बाद में वही उनके खिलाफ हो गई बात। यहां वो भी केस नहीं है। इसलिए अदालत ने विद कॉस्ट डिक्री कर दी और डिक्लेयर कर दिया कि ये जो जामी मस्जिद है ये एक मॉस्क है। फिर इसके खिलाफ अपील हुई और अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, जो लोअर कोर्ट ने देखी और जो लॉ लोअर कोर्ट ने अप्लाई किया, वो बिल्कुल सही है। अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए अपील को डिसमिस कर दिया अगेन विद कॉस्ट। जो चंदोसी की अदालत है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जो चंदोसी की अदालत है या अजमेर की अदालत है या मथुरा की अदालत या काशी की अदालत या पूरे देश की कोई और अदालत, सब की सब अदालतें बाबरी मस्जिद के जजमेंट से बाउंड हैं और बाबरी मस्जिद का जजमेंट कैटेगोरिकल है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे सेकुलरिज्म की वैल्यू को अपहोल्ड करता है। जो कुछ भी कैरेक्टर किसी बिल्डिंग का है 15 अगस्त 1947 को दूर से दिख जाएगा। अगर आज नमाज होती है वहां तो मस्जिद है, अगर 15 अगस्त को पूजा होती थी तो मंदिर है। मैं ये समझता हूं कि पुराने जख्मों को खरोचने से तकलीफ होती है। हमें देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत के सपने को प्रधानमंत्री के साकार करना है, देश की अर्थव्यवस्था को एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था बनाना है।
धर्म के झगड़े समाप्त हों, ताकि राष्ट्र निर्माण में पूरा देश लग जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। जज्बात को काबू रखें, शांति बनाए रखें, देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखें और कानून को बिल्कुल भी अपने हाथ में न लें, सद्भाव बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।